तमाम खबरों की ओर। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है आज। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, बीजेपी बता दी की शुरुआत और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज चौथा दिन है और इसके साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और इसके साथ ही बीजेपी सर्बानंद सोनेवाला करेंगे शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज चौथा दिन है और इसके साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बीजेपी सर्बानंद सोनेवाला इसकी शुरुआत करेंगे। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने आम आदमी से लेकर गरीब और किसानों के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन बता दें कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, इनकम टैक्स पहले की ही तरह रहेंगे। इसके अलावा बता दें कि उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं शेयर बाजार को भी कोई राहत नहीं मिलने से मार्केट में बड़ी गिरावट आई है और निफ्टी 50.3% गिरकर बता दें कि नीचे चला गया है। लगातार नौवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training and high quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B. Scaling up and modernization of livestock enterprises, C. Enhanced creation of livestock, dairy and poultry, enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains, and D. Encourage creation of livestock farmer producer organizations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा है कि यह बजट युवाओं को आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान और प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी संभावनाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इसे देश की प्रगति और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करके ये बजट को युवाओं के लिए अवसर प्रदान करने वाला बजट बताया है। इसके साथ ये बजट युवाओं को आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी संभावनाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इसे देश की प्रगति और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 को लेकर आयोजित यूथ डायलॉग कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार बजट के बाद संवाद का तरीका कुछ अलग रखने का विचार उनकी टीम का था।
वित्त मंत्री ने कहा कि आमतौर पर बजट पेश करने के बाद वे विभिन्न स्टूडियो और अखबारों को इंटरव्यू देती हैं, लेकिन इस बार उनकी टीम ने सुझाव दिया कि क्यों न विश्वविद्यालयों से संपर्क कर छात्रों के साथ सीधे बातचीत की जाए। इसी सोच के तहत स्टूडेंट्स के एक समूह को आमंत्रित किया गया और यह संवाद संभव हो पाया। उन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि वे जानना चाहती हैं कि संसद में बैठकर बजट सुनने का अनुभव कैसा रहा। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने बजट से जुड़े अपने अनुभव, सवाल और सुझाव साझा किए हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 को लेकर आयोजित यूथ डायलॉग कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार बजट के बाद संवाद का तरीका कुछ अलग रखने का विचार उनकी टीम का था। वित्त मंत्री ने कहा कि आम तौर पर बजट पेश करने के बाद वे विभिन्न स्टूडियो और अखबारों को इंटरव्यू देती हैं, लेकिन इस बार उनकी टीम ने सुझाव दिया कि क्यों न विश्वविद्यालयों से संपर्क कर छात्रों के साथ सीधी बातचीत की जाए। इसी सोच के तहत स्टूडेंट्स के एक समूह को आमंत्रित किया गया और यह संवाद संभव हो पाया। उन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि वह जानना चाहती हैं कि संसद में बैठकर बजट सुनने का अनुभव कैसा रहा। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने बजट से जुड़े अपने अनुभव, सवाल और सुझाव साझा किए हैं। केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट दूरदर्शी है और उनका कहना था कि यह बजट देश के आर्थिक विकास की गति को नई दिशा देगा और कल्याणकारी विकसित भारत के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। जेपी नड्डा ने इसे सर्वसमावेशी और व्यापक बजट बताते हुए कहा कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत में निर्मित दवाओं को विश्व स्तरीय गुणवत्ता के लिए और उनके मानकों पर खरा रखने के लिए जो सिडेस्को को अधिक मजबूत किए जाने का प्रस्ताव, यह भी बहुत सराहनीय है। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के तहत सरकार ने अगले 5 वर्षों में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जिसे आधुनिक जैविक दवाओं और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। फार्मा सेक्टर में और विकास के 3 नए नाइपर्स और मौजूदा 7 नाइपर्स को और उन्नत बनाने की घोषणा इस देश में फार्मा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। साथ ही रासायनिक उद्योग को मजबूत करने के लिए राज्यों में 3 विशेष केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। बदलती जीवन शैली की वजह से बढ़ते गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को निपटने के लिए एलाइड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स को और अधिक सबल बनाने का जो प्रस्ताव है और अगले 5 वर्ष में 1 लाख प्रोफेशनल्स इस क्षेत्र में तैयार होंगे। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। देश के हर जिला अस्पताल में ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर स्थापित किए जाने की प्रस्ताव से आम जनता को तत्काल चिकित्सा सुविधा सुलभ उपलब्ध होगी। मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन के लिए आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे नई दवाओं, टीकों और अत्याधुनिक उपचार तकनीकों को विकास संभव होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को सतत बनाए रखना और इसे नए आयामों तक ले जाना, सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ सभी को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना तथा देश के हर नागरिक की उम्मीदों एवं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें देश के विकास में भागीदारी बनाना इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। निश्चित रूप से यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, नारी शक्ति से लेकर समाज के सभी वर्गों के विकास और औद्योगिक क्रांति के रूपरेखा है।
भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से प्रगति कर रही है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं पुनः इस क्रांतिकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2026 से 27 को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में हरियाणा को इतना कुछ मिला है जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं दे पाई। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस लोगों को गुमराह न करे। उनके नेताओं को पहले बजट को समझना चाहिए, उसके बाद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि बजट से राज्य के विकास, नागरिकों की भलाई और योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जो हरियाणा को दिया है, कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है। ये लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, परंतु तुलना करे किसी भी, मैं उसको बताना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हरियाणा को दिया है, ऐतिहासिक दिया है। आज तक इतना किसी सरकार ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। राखी गढ़ी को लेकर जिक्र हुआ, राखी गढ़ी से भी अलग मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक हरियाणा को इतना दे दिया है इस बजट के अंदर कि कांग्रेस के सपने से भी बाहर है। क्योंकि वो सत्ता में रहे, मैं इसलिए सपने से कह रहा हूं, वो सत्ता में कभी लाने में नाकामयाब रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लोगों से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और उसका कारण है जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। आज हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर दिया है, नंबर 1 के ऊपर। उसको आंकड़े ध्यान करने चाहिए क्या दिया है, उसको पता नहीं, ऐसे गुमराह मत करना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो कुछ लाने में नाकामयाब रहे हैं, केंद्र से कुछ नहीं ला पाए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, जिससे कि मेरे हरियाणा की तस्वीर बदला, हरियाणा विकसित हरियाणा होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। क्योंकि मोदी जी बहुत स्नेह हरियाणा के लोगों से करते हैं। इतना जो हमारे किसान की जमीन सेम से ग्रसित है, उसके अंदर इस बजट के अंदर कहा गया है। इस बजट के अंदर इंडस्ट्री, एमएसएमई के बारे और एआई के बारे में कहा गया है। इसका सबसे को मिलने वाला है तो हरियाणा के ही युवाओं को मिलने वाला, हरियाणा के लोगों को मिलने वाला। मेरे ख्याल से कांग्रेस की समझ में नहीं आया बजट इनको समझना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता इसके ऊपर काउंसलिंग लें, ट्रेनिंग लें, ताकि वो समझे इस बजट को और प्रतिक्रिया दें। ऐसे मत दें प्रतिक्रिया। कौन सी वाली कांग्रेस है? कई तरह की है, अलग अलग गुट्टों में बटी हुई है। कई लोग तो देर नहीं करते भी तो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पूरा बजट भी नहीं पढ़ा तो एक ने ट्वीट कर दिया, भाई तक देख तो ले सारा का सारा। सर कहा जा रहा है इनके अंदर होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कि कौन राहुल गांधी के पास जाकर के पहले हाजिरी लगाए। भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 2047 राष्ट्र बनेगा। ये कौन नहीं जानता या कौन नहीं देखता। इनके समय के अंदर 2014 से पहले भारत दुनिया ठीक 12वें 13वें स्थान के ऊपर था। ये नरेंद्र मोदी जी का ही तो कमाल है, जिसने इस भारत को दुनिया की जो कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति बनाएंगे, बना दिया। ये कोई वैसी नहीं बन गया, खाली आंकड़ों में बन गया। इसके पीछे की मेहनत है, उस मेहनत को तो ये जानते नहीं है कि मेहनत क्या कर रहा है। सोता नहीं है, रात को दिन रात देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। और फिर संकल्प लिया कि भारत को दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनाएंगे। 4थी बन गया ना, 3री रह गया। ये बजट उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है।
मैंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस बजट को समझ नहीं आया, इनके समझ नहीं आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान संवेदनशीलता का परिचय देकर बातचीत की है। बच्ची ने मुख्यमंत्री से स्कूल में एडमिशन दिलाने की इच्छा जताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने पूरी गंभीरता से उसकी बात सुनी। बातचीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्ची को शीघ्र ही स्कूल में एडमिशन दिलाना जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सभी कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। और लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है। सीएम योगी ने यहां सभी की समस्याएं सुनी। बच्ची से भावुक बातचीत देखने को मिली है। बच्ची ने सीएम योगी आदित्यनाथ से स्कूल में एडमिशन दिलाने का निर्देश किया और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ही अधिकारी को निर्देश दिए कि बच्ची का एडमिशन जल्द से जल्द करवाया जाए। इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक बच्ची से भावुक बातचीत की है। बच्ची ने मुख्यमंत्री से स्कूल में एडमिशन दिलाने की इच्छा जताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। बातचीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्ची को शीघ्र ही स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्टेट बैंकर्स कमेटी के साथ की है। बैठक के दौरान प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं, वितरण, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय समावेशन की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश युवाओं, स्वयं सहायता समूह और उद्यमियों को समय पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए ताकि प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि बैंकिंग सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारी और एसपी के सदस्य उपस्थित रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्टेट बैंकर्स कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक के दौरान प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण के क्रियान्वयन और वित्तीय समावेशन की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों, युवाओं, स्वयं सहायता समूह और उद्यमियों को समय पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए ताकि प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि बैंकिंग सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारी और स्टेट बैंकर्स कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आज शुरू होगा बिहार विधानसभा का बजट। राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र 27 फरवरी तक जारी रहेगा। सत्र में कुल 19 बैठकें आयोजित होंगी। सरकार अपनी नीतियां सदन के सामने रखेगी। सदन में बजट प्रति की बहस भी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिहार का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज से शुरू होगा बिहार विधानसभा का सत्र। राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र 27 फरवरी तक जारी रहेगा। सत्र में कुल 19 बैठकें आयोजित होंगी। सरकार अपनी नीतियां सदन के सामने रखेगी और सदन में बजट प्रति की बहस भी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र, राज्यपाल दोनों सदन सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र 27 फरवरी तक जारी रहेगा। सत्र में कुल 19 बैठकें आयोजित होंगी। सरकार अपनी नीतियां सदन के सामने रखेगी। सदन में बजट प्रति की बहस होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है बजट सत्र, जहां बता दें कि राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही आज से शुरू होगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र 27 फरवरी तक जारी। सत्र में कुल 19 बैठकें आयोजित होंगी। सरकार अपनी नीतियां सदन के सामने रखेगी। बजट प्रति की बहस भी संभावित है। देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। सड़कों पर ड्राइविंग बता दें कि मुश्किलों से हो पा रही है और मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरियाणा के करनाल में शीतलहर के साथ घना कोहरा जारी है। इससे स्थानीय लोगों को सुबह का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी घना कोहरा छाया हुआ है। बता दें वीडियो में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के कारण यातायात प्रभावित नजर आया।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी घना कोहरा छाया हुआ है। राजनगर एक्सटेंशन से प्राप्त वीडियो में कोहरे के कारण सड़क और आसपास का दृश्य सीमित दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि कोहरे के दौरान वाहन चालकों को धीमी गति से चलना चाहिए और वाहन की हेडलाइट चालू रखनी चाहिए। और देश के कई हिस्सों में घना कोहरा, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही इनकी वजह से बता दें कि दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया, राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग ने बरतने की सलाह दी है। हरियाणा के करनाल की अगर बात करें तो शीतलहर के साथ घना कोहरा स्थानीय लोगों को सुबह आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी घना कोहरा छाया हुआ है। वीडियो में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के कारण यातायात साफ नजर से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां गाजियाबाद में भी कोहरा छाया हुआ है। प्राप्त वीडियो में कोहरे के कारण सड़क और आसपास का दृश्य सीमित दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि कोहरे के दौरान वाहन चालकों को धीमी गति से चलना चाहिए और वाहन की हेडलाइट चालू रखनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की मनाली और कुल्लू घाटियों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटकों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय और दूर दराज से आए पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चनानी क्षेत्र में भी पर्यटक लादाधार के बर्फीले परिदृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं। ठंडी हवा और सफेद चादर से ढकी घाटियां पर्यटकों को मंत्रमुग्ध। बारी ने पर्यटक स्थलों पर उत्साह बढ़ा दिया है और लोग प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी जारी रह सकती है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की मनाली और कुल्लू घाटियों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटकों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय और दूर दराज से आए पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चनानी क्षेत्र में भी पर्यटक लादाधार के बर्फीले परिदृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं। ठंडी हवा और सफेद चादर से ढकी घाटियां पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। बर्फबारी ने पर्यटन स्थलों पर उत्साह बढ़ा दिया और लोग प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी जारी रह सकती है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए